आज का विषय जो मुझे दिया गया है वह है भूमंडलीकरण और हिंदी कविता। तो कुछ मित्रों का सुझाव आया था कि इसे आपने भूमंडलीकरण और हिंदी कविता न रखकर भूमंडलीकरण और समकालीन हिंदी कविता जोड़ देते, समकालीन शब्द जोड़ देते तो अच्छा होता। कुछ लोगों ने कहा कि भूमंडलीकरण और इधर की हिंदी कविता पर बात करते, लेकिन जानबूझकर हमने यह विषय इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा सा परिदृश्य भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भूमंडलीकरण के जो परिप्रेक्ष्य हैं वह 1990, यूं कहें कि उसकी जो है धमक कह सकते हैं, उसकी शुरुआत जो है 89 के आसपास हो चुका था और भारत में 92 में तो पूरी तरह से लागू हो गया था। लेकिन जब हम हिंदी कविता पर बात करते हैं तो 90s में आने के पहले इसकी एक पृष्ठभूमि है और दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने हिंदी कविता को बहुत प्रभावित किया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 1970 के आसपास जो नक्सलवादी आंदोलन हुआ और उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाहिर सी बात है कि हिंदी कविता पर भी पड़ा और उस दौर में धूमिल सबसे बड़े कवि रहे, प्रतिभाशाली कवि रहे और धूमिल के साथ साथ कुमार विकल हैं, वेणुगोपाल हैं, आलोक धनवा हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं, गोरख पांडे, तमाम लोगों ने एक कविता को नया रूप दिया, नई भाषा दी, नया शिल्प दिया और कविता के क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव आया। इस समय जिसे हम कहते हैं कि मारक मुहावरों का भी प्रयोग हुआ और मंगलेश डबराल आते हैं, बीरेन डंगवाल आते हैं, राजनीतिक चेतना के प्रखर कवि के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और खुशी की बात यह है कि इसी दौर में मतलब वो ये 72-73 के आसपास, जैसे मैंने कहा कि मदन कश्यप की भी कविताएं इस दौर में आती हैं। ये तो नक्सलवादी आंदोलन का जो प्रभाव था, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने हिंदी कविता को प्रभावित किया। लेकिन एक दूसरी घटना भी है, आप सभी लोग जानते हैं, और वह है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। और उस दौर में भी तमाम हमारे आज भी जो लोग सक्रिय हैं, ऐसे तो ज्ञानेंद्र पति भी सक्रिय हैं और उस दौर के हमारे और भी महत्वपूर्ण कवि जो हैं, आलोक धनवा, खैर अभी उनकी कविताएं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन सक्रिय हैं कुछ कवि उस दौर के भी। लेकिन 75 से 80 के आसपास जो कविताएं आई और 8वें दशक में जो कवि हिंदी साहित्य को, खास तौर पर हिंदी कविता को समृद्ध किया, उनमें बहुत सारे कवि सक्रिय हैं। और जैसे राजेश जोशी का नाम आता ही है, अरुण कमल भी हैं, उदय प्रकाश भी कवि के तौर पर, विष्णु नागर हैं, इब्बार रब्बी, असद जैदी। और यहाँ हम देखते हैं कि जो जीवन और कविता का रिश्ता है, ठीक कुछ ही वर्षों में तो 75-80 के दौर में आते आते इन कवियों ने उस रिश्ते के बदलाव को फिर नए ढंग से परिभाषित किया और नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी कालखंड में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 90 का दशक आता है और ये समकालीन कविता का एक दूसरा दौर शुरू हो जाता है। और मेरा आज का जो वक्तव्य है, मैं इसी दौर को ही ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा, उसे प्रकाश में लाना चाहूंगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत लुभावने शब्द दिए गए, भूमंडलीकरण, विश्वग्राम,
और ग्लोबल मार्केट, विश्व बाजार, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रचारित, और उसी के चलते इसी दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हम जानते हैं कि किस तरह से सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया बदल गई और पूरी दुनिया जो द्विध्रुव शक्तियों में बटी हुई थी, वह अकेली ध्रुव शक्ति ही बनी रही, अमेरिका। और हमने देखा भूमंडलीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ भरमाया गया, भारतीयों को ही नहीं पूरी दुनिया को भटकाया गया। कहा गया भारतीयों को खास तौर पर कि हमारी जो भावना है, यानी अयम चेति परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भारतीय संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम को, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि अथेयम विश्व भारती यत्र विश्व भवत्येक नीडम, यानी यह विश्व भारती है जहां पूरी दुनिया एक नीड़ के समान, एक घोंसले के समान रहा करेगी। तो ये जो कहा गया कि भूमंडलीकरण होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचारित होगा, लेकिन इसके कितने दुष्प्रभाव हुए, इसके क्या बुरे असर पड़े, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, समझते हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे। और इसी दौर में हम देखते हैं कि जो पहले भी लिख रहे थे कवि, जैसे केदारनाथ सिंह, उनका भी संग्रह आता है 2014 में, जो आता है उसके पहले के भी संग्रहों में उन्होंने इस भूमंडलीकरण के बारे में समझा, जाना। और केवल ये मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हिंदी में इस भूमंडलीकरण के आगाज को, भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों को, भूमंडलीकरण के प्रभावों को हिंदी के कवियों ने जितनी जल्द समझा था, बहुत ही कम भारतीय भाषाओं के कवियों ने 90s के दशक में उन चीजों को हमारे सामने रखा। हम देखेंगे इस समय जो है कि मैंने जैसे कि नाम लिया राजेश जोशी, अरुण कमल, या फिर हम नाम ले सकते हैं इसी क्रम में बद्रीनारायण का नाम ले सकते हैं। मैं कई नाम, केवल जो नाम मुझे याद आ रहे हैं उन्हें गिना देना चाहता हूं, और पूरी की पूरी चर्चा हम 90 के दशक में करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आखिर इस दौर में लिखी जाने वाली जो कविताएं हैं उनका क्या महत्व है समाज के लिए और हमारे समय के लिए, भारत के लिए। तो राजेश जोशी, अरुण कमल, बद्रीनारायण, कात्यायनी, नीलय उपाध्याय, स्वप्निल श्रीवास्तव, पंकज सिंह, सविता सिंह, मैं केवल नाम गिना रहा हूं, कुमार अंबुज, और वो चर्चित नाम ही गिना रहा हूं। बहुत सारे नाम छूट जाएंगे, हालांकि प्रसिद्ध नाम भी छूट सकते हैं। चंद्रकांत देवताले, पवन करण, अनिल मिश्रा, अनिल त्रिपाठी, सुभाष राय, लीलाधर मंडलोई, अनिता वर्मा, इंदु जैन, फिर हम चले आते हैं अनुराधा सिंह, प्रज्ञा रावत, सोनी पांडे, लीना मल्होत्रा, सुजाता, लवली गोस्वामी, रश्मि भारद्वाज, और भी तमाम नाम हैं। कुमार अनुपम हैं, प्रांजल धर हैं, अशोक कुमार पांडे हैं, यहाँ तक कि विशाल श्रीवास्तव हैं, निशांत हैं हमारे शहर से, विमलेश त्रिपाठी हैं मेरे शहर से, और अनुप्रिया अनु हैं, अनुज लुगुन हैं, या फिर रजनी तिलक हैं, अनिता भारती हैं, वंदना टेटे हैं,
जमुना बिनी है अरुणाचल प्रदेश से, जसिंता करकट्टा है झारखंड से, या फिर तमाम एक भारतीय परिदृश्य में, यहां तक कि हम गोलेंद्र पटेल तक को ले सकते हैं, बीच में कुमार मंगलम आ जाते हैं, पुष्पेंद्र आ जाते हैं, शैलेंद्र शुक्ल आ जाते हैं। तो ये सारे नाम, बहुत सारे नाम छूट गए हैं, लेकिन ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा कारण यह है कि हिंदी के कवि, चाहे इधर के कवि हों, 80 के दशक के कवि हों, 90 के दशक के कवि हैं हों, 2000 के बाद के कवि हों, इन्होंने भरसक प्रयास किया है कि अपने समय और समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है और उस घटित घटनाओं के आधार पर उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उन्हें वो हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समकालीन कविता को एक जागृतावस्था की कविता के तौर पर जानना चाहता हूं, और इसी क्रम में मेरे वक्तव्य के इस क्रम में आज मैं केवल 3 कवियों पर अपनी बातें, 3 नहीं बल्कि केदार जी से बात शुरू करूंगा, तो 4 कवियों पर केंद्रित करते हुए अपना यह व्याख्यान समाप्त करूंगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर रहे थे कि पूरी दुनिया एक हो जाएगी। हाँ, सबके खान पान एक होंगे, यानी पिज्जा बर्गर खाएंगे, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा हो जाएगा, पेंटालून्स के कपड़े पहनेंगे, बोली बानी एक हो जाएगी, यानी अंग्रेजी बोलेंगे नहीं तो अंग्रेजी नुमा हिंदी बोलेंगे, और बाजार जैसा होगा, जिस रूप में होगा, बाजार का प्रभाव रहेगा। हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लाभ हानि आदि के बारे में बाजार हमें बताएगा, यानी मनुष्य को बाजार नियंत्रित करेगा। अर्थात हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, उन सब का भी हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें कुछ नहीं विचार करना है, अपने विवेक को भी खोना है, बस जैसा बाजार कहे, जैसा हमें नचाए हम नाचें। और ये जो एक ही तरह के खान पान, एक ही तरह की वेशभूषा, एक ही तरह की बोली बानी अगर हो जाती है तो न गरीबी रहेगी, जो नारा दिया गया, पहले भी नारा दिया गया था गरीबी के बारे में, हटाओ के बारे में, और पूरा देश एक विश्वग्राम, पूरी दुनिया एक विश्वग्राम में तब्दील हो जाएगा। इसके पीछे की जो चालाकियां हैं, उन चालाकियों को हिंदी कवियों ने, और जिनकी मैं आज चर्चा करूंगा, केदारनाथ सिंह, मदन कश्यप, जितेंद्र श्रीवास्तव और श्री प्रकाश शुक्ल। बाद के कवियों पर फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन इन 4 कवियों पर मैं अपनी बात केंद्रित करना चाहता हूं। ये इसलिए कि इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में जो चिंता है समय और समाज की, जीवन की विसंगतियों की, और जो विविधताओं को, भारत एक वैविध्य भरा देश है और इसकी विविधताओं को समाप्त करने की जो साजिश है, और उसमें आप जानते हैं पूंजी सर्वशक्तिशाली हो गई, सर्वशक्तिमान हो गई। आज पूंजी न केवल भारत की राजनीति को, समाजशास्त्र को, भारतीय समाजशास्त्र को, बल्कि विश्व के समाजशास्त्र को किस तरह से अपने नियंत्रण में रखी हुई है। और पहले भी सांप्रदायिकताएं होती थी, पूंजी का प्रभाव बढ़ते ही जो सांप्रदायिकता हुई, जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वो तमाम चीजें कैसे बदलती हैं इन कवियों की कविताओं में।
उन्हें हम देखेंगे और ये हम जानेंगे कि आखिर हमारे हिंदी कवि कितने समय और समाज के प्रति सचेतनशील है। सारे मूल्य खो गए, बस एक मूल्य रह गया और वह मूल्य है बाजार मूल्य। और उस मूल्य के सामने मनुष्यता, मानवीयता, इंसानियत सब बौने और ठिंगने हो गई। हमारा जो एक आत्मीय रिश्ता होता है, मनुष्य मनुष्य जिससे जुड़ता है, एक आत्मीय संबंध होता है, लगाव होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन चार कवियों को लेने के पीछे मेरा जो कारण है कि इन चार कवियों ने यह नहीं कहा कि उन्होंने भूमंडलीय यथार्थ जिसे हमारे रमेश उपाध्याय जी कहते हैं, उसे उन लोगों ने नहीं नकारा, बाजार को नहीं, बाजार की शक्ति को इन्होंने पहचाना। लेकिन साथ ही साथ इन कवियों की रचनाओं में यह बात हमारे सामने आती है कि आखिर आप दे क्या रहे हैं और उसके बदले आप पा क्या रहे हैं। ये जो रोबोटीय विकास है, उस रोबोटीय विकास को पूरी तरह से इन कवियों ने बिल्कुल ही त्याज्य जैसा मान लिया है। इन कवियों ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि विकास होगा तो किसके लिए? विकास होगा मनुष्य के लिए, तो वह विकास ग्रहणीय है। और इन कवियों को मैंने इसलिए भी लिया कि जिसे हम कहते हैं वैराइटीज, इनका कोई भी संग्रह आप उठाकर देखिए। संयोग की बात यह है कि सब तीन मतलब जो चार में से तीन कवियों के 6 संग्रह हैं। हालांकि मैं बीच के संग्रहों को थोड़ा कवि ने कहा को मान लीजिए मैं संग्रह न मानूं, तो सबके 6 संग्रह हैं। और आप कोई भी संग्रह उठा के देखिए, वो उस संग्रह की जो कविताएं होंगी वह एक ढर्रे की कविताएं नहीं होंगी। उसमें कई चिंताएं हैं, कई तरह की संवेदनाएं हैं, संवेदना की सांद्रता है, व्याप्ति है। और मनुष्य को लेकर, मनुष्य जाति को लेकर, मानवीयता को लेकर उनके मन में कितनी गहरी चिंता है। और आम आदमी के प्रति, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, समाज के विभिन्न तबकों के प्रति इनकी क्या दृष्टि है, इनकी स्त्री दृष्टि कैसी है, हरिजन, दलित, आदिवासी आदि के प्रति इनकी कविताओं में कौन सा भाव उभर कर आता है। एक शब्द में, एक वाक्य में कहूं तो इनकी जो कवि दृष्टि है वह समय और समाज के लिए कितनी प्रासंगिक है, यह उद्धृत करना मेरा दायित्व बनता है। और यह जो मनुष्य को एक महज प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया बाजारवादी अर्थव्यवस्था ने, भूमंडलीकरण की राजनीति ने, उदारीकरण के दुष्प्रभावों ने, उसे कवियों ने बहुत ही सलीकेदार तरीके से, युक्ति संगत ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। केदार जी से अगर हम बात शुरू करें तो केदार जी ने अपनी कविता में लिखा है कि ये जो आजकल मॉल कल्चर अब बन गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति और मॉल कल्चर, तो यह स्थिति कितनी खतरनाक हो रही है, इस पर केदार जी ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, जैसे वह पंक्ति याद आती है कि मंडी नहीं जाएंगे,
या फिर यदि हम यह ध्यान में रखें कि केदार जी जब बाजारवादी शक्तियों, साम्राज्यवादी शक्तियों का खुलासा करते हुए पूरी तरह से हमारे सामने जो कविताएं प्रस्तुत करते हैं, उन कविताओं में से अगर हम देखें, याद होगा आपको वो संदर्भ जब अमरूद बाजार में आ जाते हैं और सबको ठेल ठाल कर अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लेना, वह प्रसंग आपको याद होगा। या फिर कविता और बाजार की एक हल्की सी टक्कर रोमांचित करती है मुझे। जब वो कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो टक्कर है तो स्पष्ट कर दूं कि विचार जिंदा है, विवेक अभी जीवित हैं और मनुष्य अभी बचा हुआ है, और ये जो बचे हुए को बचाना समकालीन कविता की सबसे बड़ी पहचान है, और उसे केदार जी अपनी तमाम कविताओं के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं। इसी में तरह तरह के कवियों को हम सामने रख सकते हैं, लेकिन हम सीधे इन कवियों को, यानी जो हमारे समय के बाद के, केदार जी के बाद के जो कवि हैं, हिंदी कविता के विकास में इन कवियों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और खास तौर पर 90 के दशक की कवियों ने, और इन कवियों ने किस तरह से कविता के संसार को एक नई पहचान दी। ये एक और लोक से जुड़े तो दूसरी ओर किसानों, आदिवासियों, दलितों के संघर्ष को वाणी दी। इन कवियों में हम देखते हैं कि जैसे राजनीतिक चेतना भी मुखर हुई है और पूरी स्पष्टता के साथ आती है। कविता का शिल्प भी बदला, कविता के प्रति ट्रीटमेंट बदला, और इन कवियों ने मदन कश्यप हों, जितेंद्र श्रीवास्तव हों, श्री प्रकाश शुक्ल हों, सब ने अपने जीवनानुभव को सर्वाधिक प्राथमिकता दी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन के अनुभवों को उन्होंने अपने साथ, हमारे साथ, पाठकों के साथ साझा किया। यहाँ स्थानिकता है तो उस स्थानिकता को वैश्विकता के आयाम देने वाली कविताएं भी हैं। कहीं झारखंड तो कहीं गोरखपुर, कहीं गाजीपुर तो कहीं बनारस। और जाहिर सी बात है कि जब मैं ये नाम ले रहा हूं, ये महज किसी जगह का, स्थान विशेष का, भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं है। इन कवियों में हम पाते हैं स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, और स्मृति कविता नहीं होती ये इन्हें पता है, और उन स्मृतियों को बचाने का प्रयास, अपनी जड़ को बचाने का प्रयास, ये कवि बार बार अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तीनों कवि हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और अभी भी सक्रिय हैं, जैसे मैंने कहा, और आगे भी सक्रिय रहेंगे। इनमें ये कवि रिश्तों के भी कवि हैं। जैसे आप जानते हैं, भूमंडलीकरण ने सबसे पहला प्रहार यदि किसी का किया तो हमारे जो आत्मीय रिश्ते हैं, मनुष्य से मनुष्य का जुड़ना और मनुष्य से मनुष्य का संबंध, उसको तोड़ने में इन कवियों ने जो किया है उसकी काट अपनी कविताओं में
पेश की है, प्रस्तुत की है। यानी और इनके रिश्ते केवल पत्नी से संबंधित नहीं है, केवल जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर भी कविताएं हैं, लेकिन ये ना समझा जाए कि इनके रिश्ते केवल परिवार में आत्मीय स्वजनों तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। ये आत्मीय स्वजनों से लेकर सखा, मित्र, पाठक, आमजन और आमजन से होते हुए एक लंबे परिदृश्य में अगर हम देखें तो पूरे विश्व से रिश्ता कायम करती हैं इनकी कविताएं। तीनों कवियों में जो बात छूट रही थी, उन्हें इन कवियों ने बहुत ही सलीके से और बहुत ही संवेदना के धरातल पर जो प्रस्तुत किया। बीच के दौर में, बीच के दशकों में इस तरह की कविताएं नहीं आ रही थी। दो तरह की कविताएं नहीं आ रही थी। एक तो दाम्पत्य जीवन जो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन आदि, निराला और नागार्जुन आदि में जो हम पाते हैं, उसकी कविताएं लगभग कम हो गई थी या लिखी नहीं जा रही थी। दूसरी और इन कवियों में, इन तीनों कवियों में हम दाम्पत्य जीवन के चित्र पाते हैं। और बता दूं कि उस कवि की बातें हमें विश्वसनीय लगती हैं जो अपनी रचना और अपने जीवन और अपने लेखन दोनों में अंतर नहीं रखता है। आम पाठक की हैसियत से मैं एक आम पाठक हूं। एक आम पाठक होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि जीवन में कुछ और, लेखन में कुछ और हो तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे या उनकी कविताओं को उस ढंग से विश्वसनीय नहीं मानता हूं। लेकिन यह मेरी खुशनसीबी है कि मैंने तीनों कवियों के जो हमारे बीच के हैं अभी और लगातार सृजनरत हैं, इनके जीवन और लेखन में हमने वह अंतर नहीं देखा। रिश्तों में, ये रिश्तों पर केवल कविता लिखते नहीं बल्कि रिश्तों में जीते भी हैं और रिश्तों को अहमियत देते हैं। जब भी, यह मेरे लिए सौभाग्य हो सकता है कि जब भी हम इनसे मिले तो कोई दूसरे महाकवि हैं, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलने तक के लिए समय नहीं देते, लेकिन तमाम मुसीबतें झेलकर ये कवि मिलते हैं, जिसे अब धधा कर मिलना कहते हैं भोजपुरी में। धधा कर मिलते हैं, एक अपनापन, एक आत्मीयता और मनुष्य मनुष्य के बीच के रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो ऐसे कवियों की कविताएं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ग्राह्य होगी ही। और छूट गया था एक और प्रसंग, प्रेम प्रसंग। यानी आप अगर पंचसोखा है इंद्रधनुष, मदन कश्यप जी का 2019 में आया हुआ संग्रह देखेंगे, या सूरज को अंगूठा देखेंगे, या क्षीर सागर में नींद देखेंगे, आपको दिखेगा पता नहीं बीच में परहेज सा हो गया था, प्रेम कविताएं लिखने का परहेज हो गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन इन संग्रहों में ही नहीं बल्कि जितेंद्र जी का तो पूरी तरह से एक संग्रह ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो प्रेम कविता पर ही आधारित है। और जो राजनीतिक सोच है इन कवियों की, जो राजनीतिक विचार हैं और उस पर आधारित तमाम कविताएं, इसके पहले के अगर 2014 वाला संग्रह अगर आप देखें, जैसे मदन भाई का जो संग्रह है, जो 2016 में आया था, अपना ही देश, या फिर कायांतरण, या फिर ओरहन और अन्य कविताएं, आप देखिए इन कविताओं को, इन कविताओं में जो राजनीतिक चेतना पर आधारित कविताएं हैं, उन चेतनाओं से गुजर कर आपको लगेगा कि
उसमें स्लोगन धर्मिता नहीं है, नारेबाजी नहीं है, या बड़बोलापन नहीं है, राजनीतिक स्लोगन नहीं है, बल्कि यह भी नहीं है कि बिल्कुल वो कविता जो है कविता स्टेटमेंट बनकर रह गई है। जब कोई आम पाठक पढ़ता है ये कविताएं तो बहुत ही सहज प्रतीत होती है। कविताएं सहज, और सहज लिख पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं, इसकी अर्थ की व्याप्ति धीरे धीरे खुलती है। ऊपर से एकदम सहज दिखने वाली कविताएं बहुत ही मार्मिक होती है, और राजनीतिक ढंग से भी, राजनीतिक विचार की दृष्टि से भी इन कवियों का अपना महत्व है। इन कवियों में एक और बड़ी समानता जो मुझे दिखी, मानवीय मूल्यों को बचाए रखने की जद्दोजहद यहां पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन संग्रहों को आप पढ़िए, कोई भी संग्रह, 6 में से, इन 18 में से कोई भी संग्रह आप पढ़िए। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये संग्रह जो हैं पाठक से संवाद स्थापित कर रही है। जो भी पाठक है उससे बतिया रही हैं, अपनी चिंताओं, अपने सरोकारों को साझा कर रही हैं कविताएं। तो ऐसा लगता है कि इन कवियों ने कतई अपने लिए कविता नहीं लिखी, बल्कि इन कवियों ने अपनी चिंताओं, अपने समय की समस्याओं, विसंगतियों, अंतर्विरोधों और तमाम जो उलझने हैं, और उसके बारे में उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, उसे साझा करने के लिए ही मानो पाठक से बतियाती हुई कविताएं हैं। और ये हमारे सामने इन कवियों की कविताएं इस रूप में आती हैं। तो भूमंडलीकरण की कविताएं, यानी इन कवियों की कविताएं, मैं कहूंगा कि भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों से सचेत करने वाली कविताएं हैं। बाजारवादी अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्चक्रों और मनुष्य तथा मनुष्यता विरोधी प्रवृत्तियों को उघाड़ने वाली कविताएं हैं। संवेदनहीनता, संवादहीनता और रोबोटीय विकास के विरुद्ध खड़ी होने वाली कविताएं हैं। पतनोन्मुखी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का खुलासा करने वाली कविताएं हैं। पाठकों की आंखें खोल देने वाली कविताएं हैं। समय की गहरी पड़ताल करने वाली कविताएं हैं। समकालीन सवालों से टकराने वाली कविताएं हैं। और सबसे बड़ी बात, परंपरा और नवीनता दोनों को साथ लेकर चलने वाली कविताएं हैं। मित्रों, परंपरा को केवल नेगेटिव अर्थ में न लें, रूढ़ अर्थ में न ली जाए परंपरा को। तो यह नवीनता जो आने वाली है और जो परंपरा हमारे साथ चल रही है, इन दोनों के बीच एक रिश्ता तय करने वाली कविताएं हैं मदन कश्यप की, जितेंद्र श्रीवास्तव की, अथवा हम देखते हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में। मदन कश्यप ने अपनी प्रारंभिक कविताओं में ही, प्रारंभिक के तो क्या हम कह सकते हैं कि
इसमें तो है ही जो संग्रह अभी अभी कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा है, 500 का है इंद्रधनुष, जिसे सेतु प्रकाशन ने बढ़िया ढंग से प्रकाशित किया है, और क्षीर सागर में नींद श्री प्रकाश शुक्ल का। यह मजे की बात है कि ये तीनों संग्रह जिन पर मैं बात कर रहा हूं, सूरज को अंगूठा, ये भी साथ साथ आती हैं। 500 का है इंद्रधनुष और क्षीर सागर में नींद, ये 19 में आ रही हैं, संग्रह आ रहे हैं, तो सूरज को अंगूठा जो है 20 में, 20 की जनवरी आदि में वो संग्रह आ जाता है। तो जो भूमंडलीकरण है उसके चरित्र को मदन कश्यप जी ने बिल्कुल सही ढंग से समझा, और उन्होंने देखा, और कवियों ने भी देखा, अन्य दोनों कवियों ने भी देखा कि ये भूमंडलीकरण देखिए समय का सच है, बाजारवाद समय का सच है, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अगर कहीं कोई काट है तो लोगों को अपने को जानना पड़ेगा, अपनी जड़ को जानना पड़ेगा, वो जहां से बिलोंग करते हैं, जहां से आते हैं, उस लोक को जानना पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि मदन जी अपनी कविता में कहते हैं, मतलब संग्रह में ही कहते हैं, नीम रोशनी में, क्या सचमुच यह मुल्क उन मदारियों का है जो बजा रहे हैं भूमंडलीकरण की डुगडुगी, और उन सपेरों का जो बेच रहे हैं जाति धर्म का जहर, या फिर अपना ही देश में उनकी चिंता है। आप जो भाषा को खाते रहे, हमारे सपनों को खाना चाहते हैं। आप तो विचार को मारते रहे, हमारी संस्कृति को मारना चाहते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, हम अपनी अस्मिता ही बुला देंगे, तो फिर उस समाज को लेकर हम क्या करें? अगर हम रघुवीर साहब जिसे भीड़ कहते हैं, मनुष्य केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि भीड़ में तब्दील हो जाए, तो विवेक खो जाए, अपनी अस्मिता खो दे, अपनी भाषा खो दे, अपनी संस्कृति खो दे, तो फिर कैसा समाज बनाने जा रहे हैं हम, कि कैसा समाज बनेगा हमारा? तो इधर हमने देखा कि चाहे वह अपना ही देश हो या 500 का है इंद्रधनुष हो, मदन जी की जो विशेषता है वह खुलकर हमारे सामने आई है। आदिवासी जीवन की चिंता, और जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ये नोएडा में बैठकर या दिल्ली में बैठकर ये चिंता नहीं आई है। बरसों जंगलों में, गांवों में, खेतों खलिहानों में घूमने फिरने के बाद और जीवन गुजारने के बाद, जिसे मैंने जीवनानुभव कहा, प्राप्त करने के बाद मदन जी ने जो कविताएं लिखी हैं वो आदिवासी जनजीवन की चिंता, जनजातियों की चिंता, और फिर दलित जीवन की चिंता कितनी शिद्दत के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है, यह हमें मार्क करना चाहिए, यह हमें देखने की जरूरत है। मदन जी का जो अंतिम संग्रह है, अब तक अंतिम 500 का है इंद्रधनुष, इसमें आप कई तरह के प्रयोग भी देखेंगे, जैसे चैट कविता। इसके पहले इस तरह की कविताएं नहीं थी, और वो कविताएं केवल समय को ध्यान में रखकर लिखी गई कविता नहीं है। उन कविताओं में भी एक महती चिंता हमारे सामने स्पष्ट होकर आती है। या फिर
अगर हम उनकी एक कविताओं से गुजरें तो देखेंगे कि कितनी सहजता के साथ कवि अपने को अभिव्यक्त कर दे रहा है। और तीनों कवियों की जो एक और खूबी की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि शब्दों की मितव्ययिता जबरदस्त है। आज की तारीख में कविता के नाम पर निबंध लिखे जा रहे हैं और मेरा आग्रह है निबंध लिखने वाले कवियों से कि इन कवियों को पढ़ें और कविता का बर्ताव कैसा होता है, कैसे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह दी जाती हैं, यानी यहां बोली नहीं गई हैं, यहां कही गई हैं। बोलने और कहने में अंतर होता है। तो यह भी इन कवियों से सीखने की जरूरत है। इसी क्रम में जब हम आते हैं जितेंद्र के यहां, तो जितेंद्र की कविताओं में भी चाहे वह अनभई सांचा हो या उनके दूसरे संग्रह हों, इन दिनों हालचाल हों, असुंदर सुंदर हों, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण और सूरज को अंगूठा, अगर हम कमलेश वर्मा द्वारा संपादित बेटियां छोड़ दें, कवि ने कहा छोड़ दें, या पहले के तीनों संग्रह का प्रकाशित रूप उजास को छोड़ दें, तो इनकी कविताओं में भी, और मदन जी ने इसे बार बार इन दोनों कवियों मतलब जितेंद्र जी और श्री प्रकाश जी की कविताओं में जो लोक तत्व है और उस लोक तत्व को बार बार उद्घाटित किया है आदरणीय मदन कश्यप जी ने, और यह उनकी कविताओं की जान है, यह उनकी कविताओं का संबल है और यह इनकी कविताओं की पहचान भी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूदा समय को भुला देते हैं, मौजूदा समय उसमें उसी रूप में ही आता है, बड़ी शिद्दत के साथ आता है। उसमें दिल्ली भी आती है और उसमें बनारस भी आता है, लेकिन उसमें गोरखपुर भी आता है, तो उसमें इलाहाबाद और उसमें गाजीपुर भी आता है। तो उस लोक से जुड़ाव और उस लोक की पुनर्रचना एक व्यापक अर्थ में जितेंद्र की कविताओं में हम पाते हैं और श्री प्रकाश जी की कविताओं में भी हम पाते हैं। चाहे वह अपनी तरह के लोग हों, जहां सब शहर नहीं होता, बोली बात में अगर हम गाजीपुर पाते हैं तो रेत में आकृतियां में एकदम दूसरे मिजाज की कविताएं हैं। उसमें कोई ये ना समझे कि एक ही कविता को बार बार लिखी गई है, एक ही कविता बार बार वहां नहीं लिखी गई है, वहां भी चिंताएं अलग हैं। ओरहन और अन्य कविताएं, मुझे तो लगता है कि उनके जो काव्य विवेक है, वो काव्य विवेक उत्कर्ष की ओर पहुंचता है ओरहन और अन्य कविताओं में, और अभी क्षीर सागर में नींद में आया है, जिन पर हम बात करेंगे। जितेंद्र भी अपनी कविताओं के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं वह अन्य कवियों से भिन्न इस अर्थ में है कि अन्य कवि इन द सेंस में इन तीन कवियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो इनसे इतर कुछ कवि हैं, एक कविता को बार बार लिखने की जो बात आती है, नहीं, हमेशा जब कभी भी एक संग्रह नया आया है उसमें कवि ने अपने आप को तोड़ा है और जितेंद्र ने भी वही किया है। हमेशा अपने नए संग्रह में नया कुछ देने का सफल प्रयास किया है और उसके माध्यम से एक विचारों की सांद्रता आती है, समय और समाज के प्रति कवि की संबद्धता दिखाई पड़ती है।
अभिव्यक्ति की और सहजता दिखाई पड़ती है, भाषिक उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, और तमाम जो पाठकों को अपेक्षाएं रहती हैं, उन अपेक्षाओं में भी उनका संग्रह खरा उतरता है। सपने तीनों कवियों के पास हैं। जितेंद्र जी के यहाँ तो सपने हैं ही, और मदन भाई के यहाँ भी सपने हैं, और श्री प्रकाश जी के यहाँ भी सपने हैं। और ये जो सपने हैं, इन सपनों का संबंध सिर्फ और सिर्फ अपने से नहीं है, या अपने से बिल्कुल नहीं है कह सकते हैं। एक बृहत्तर पैमाना है उन सपनों का, और वह उन सपनों के माध्यम से, इन कवियों के सपनों के माध्यम से आप उन कवियों की जीवन दृष्टि से परिचित हो सकते हैं। संघर्षशील आमजन का जो सपना है, उस सपने को लेकर कवि चलते हैं। जो सामाजिक, राजनीतिक और अन्य तरह के संबंध होते हैं, उन संबंधों को मैं एक बेहतर समाज की संकल्पना के सपने, यह हम संक्षेप में कह सकते हैं। सपने जो हैं, पास से लेकर आज के तमाम कवियों तक, जितेंद्र कहते हैं कि सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, और सपनों को बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं हुए लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, और ये इन सपनों में रचनाकार की जीवन दृष्टि समाहित है, और उनकी रचना दृष्टि तो है ही। जब हम केवल सूरज को अंगूठा वाला संग्रह हाथ में ले लेते हैं, तो यही देखते हैं कि कितनी वैरायटीज है, कितना वैविध्य है। एक चीज और मैंने मार्क किया तीनों संग्रहों में, और एक सुखद आश्चर्य है कि यद्यपि ये अतुकांत कह रही हैं, कविता को अतुकांत कह रही हैं, लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि लय फिर लौट रही है। लय में भी कई कविताएं लिखी गई हैं। छंद भले न हो, तूक है वहां, और वो ये एक सुखद आश्चर्य हमें लगता है तीनों कवियों में हम ये पाते हैं। सूरज को अंगूठा में भी वो वैरायटीज हम देखते हैं। तो इस संग्रह में जो जितेंद्र जी के पहले के संग्रह में कुछ कम थे, लेकिन इस संग्रह में जैसे कि दलित चिंता है, वह बिल्कुल उभर कर आई हुई है। और इन तीनों कवियों की जो स्त्री दृष्टि है, वह स्त्री दृष्टि भी हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण होकर उभरती है। समाज के सामने वह बहुत ही उपयोगी साबित होती है। और जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मैं राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूं, कवि की आज़ादी, यानी कवि की दृष्टि में, यानी जन की जगह गोविंद बैठ जाए वो वाली आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो आज़ादी की बात करते हैं कवि, वह भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम इसी संग्रह में पाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन उस विचारधारा को न तो जितेंद्र ने और न ही श्री प्रकाश जी ने कहीं भी अपने से उसको हावी होने दिया है, बल्कि वो विचार, मैं तो कहूंगा कि इन कवियों ने विचार और संवेदना का बहुत ही मणिकांचन संयोग किया है। क्योंकि केवल विचार धर्मिता रहती है तो वो राजनीतिक कविताएं कुछ और बन जा सकती हैं। तो तमाम चाहे वो दाम्पत्य जीवन के संबंध में हो,
घर का मकान बन जाने की त्रासदी हो, घर का मकान बन जाने की त्रासदी हो, या फिर तीनों कवियों में, मैं तीनों का नाम लिए बगैर कह रहा हूं, तीनों इन जो तीन कवियों की चर्चा कर रहे हैं, तीनों कवियों की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे अच्छी लगी कि बहुत अंधेरा है, घुटन है, जूठन है, फिर भी कुछ बचा हुआ है और हर अंधेरे में से प्रकाश की किरण हमारे सामने उभर कर आ सकती है। ये महज आशावादिता नहीं है, यह केवल उम्मीदों में पलना, उम्मीद तो है, तो चाहे वो यह जो संघर्षशीलता है, जुझारूपन है, उनके जो सपने हैं, और प्रतिकूल स्थितियों में भी एक अनुकूल वातावरण निर्माण करने का सपना कहिए या एक दृष्टि कहिए, यह, क्योंकि इनकी कविताएं हमें हताश नहीं करती, उदास नहीं करती, निराश नहीं करती, बल्कि संभावनाओं के द्वार उन्मुक्त कर देती है। हम रचना इसलिए लिख रहे हैं कि समाज के लिए कुछ उपयोगी साबित हो, समाज को नेगेटिव एटीट्यूड से किस तरह हम, तमाम नेगेटिविटी में किस तरह से हम पॉजिटिविटी को उद्घाटित करें, और ये जितेंद्र की सबसे बड़ी खूबी। इस तरह से पूरे संग्रह पर हम अगर ध्यान देते हैं, जैसे जो शीर्षक कविता है सूरज को अंगूठा, अब ये सूरज है कौन? सूरज शक्ति है, सत्ता का केंद्र है, उसका प्रतीक है। उसे बिल्कुल धत्ता बताते हुए अंगूठा दिखाने वाले कौन हैं? कविता में ही लिखा हुआ है, बताया गया है कि जो लोग पूर्ण काम नहीं हो सके, नागार्जुन के शब्दों में कहें तो जो हो न सके पूर्ण काम, लेकिन संघर्ष जारी रखे थे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बेटे। और यह जो शक्ति को भी, जैसे कि मदन कश्यप अपनी कविता में डॉलर को जैसे अस्वीकार करते हैं, यहां तक कि अमेरिका तक को अस्वीकार कर देते हैं, या ज्ञानेंद्र पति भी संशयात्मा में संयुक्त राष्ट्र संघ और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उफनता हुआ अंडकोष कहते हैं। तो उस शक्ति को पराभव करने का एक जो सपना होता है, वह जितेंद्र की कविताओं को कुछ खास बनाता है। तो इस प्रकार से जब हम क्षीर सागर में नींद को लेंगे या ओरहन और अन्य कविताओं को लेंगे, अब आप देखिए कि जो शीर्षक कविता है क्षीर सागर में नींद, और नींद जितेंद्र के यहां भी दिल्ली नींद में सोई हुई होती है, और मदन जी के यहां भी दिल्ली सोई हुई होती है, और यहां यह जो सत्ता है, व्यवस्था है, समय और समाज में हस्तक्षेप है। क्षीर सागर यदि हमारा देश है, सत्तासीन लोग विष्णु हैं और वे पूरी तरह से सोए हुए हैं, नहीं भी सोए हुए हैं, तो जानबूझकर किस तरह से भारतीयों को, देशवासियों को अंधेरे के गहन गर्ते में धकेल रहे हैं, उसे व्यंग के तौर पर, प्रतीक के तौर पर, रूपक के तौर पर
शीर्षक कविता में श्री प्रकाश जी उसे हमारे सामने रखते हैं। कई कविताएं हैं उनकी। शुरू की कविताओं से अगर आप देखेंगे, अचानक नहीं ये लोग याद आ गए इन कवियों को। चाहे अपनी तरह के लोग हों या सूरज को अंगूठा के कवि का जो पहला संग्रह है इन दिनों हालचाल हो, या काव्य पुस्तिका ही ले लीजिए, या मदन भाई की काव्य पुस्तिका लीजिए, तो ये क्रम आप देखेंगे लोक के प्रति इनके मन में। हाँ, यह हो सकता है कि ओरहन और अन्य कविताओं में, या फिर सूरज को अंगूठा में, या फिर इन दोनों हालचाल में हो सकता है कि लोक की मात्रा कुछ अधिक हो, लेकिन लोक को शुरू से ही इन कवियों ने कभी नहीं छोड़ा। लोक से जुड़ी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन पर श्री प्रकाश शुक्ल की भी तमाम कविताएं हैं। काशी के बदलते हुए स्वरूप को यदि आप जानना चाहते हैं, उसका अंकन पाना चाहते हैं, तो पक्का महाल सीरीज की कविताएं पढ़िए, या ओरहन और अन्य कविताएं जो हैं उन्हें पढ़िए, तो पूरी तरह से आपको मिलेगा। हालांकि इस पर बहुत बढ़िया सा काम किया है कविता के एक चर्चित आलोचक वर्मा जी ने, यानी कमलेश वर्मा ने। गाजीपुर और बनारस इन्हें लेकर बहुत ही संवेद में बहुत अच्छा लेख लिखा है, उसमें मैं नहीं कहना चाहता। तो जो कवि की प्रगतिशीलता है, उसकी पक्षधरता है, उसके साथ साथ मिथकीय संदर्भों की पुनर्रचना और युगीन संदर्भ में करना। देखिए, मणिकर्णिका का जयप्रकाश हो, या फिर कल ही पढ़ रहा था मैं वो कविता जिसमें लालू यादव की जो चाय की दुकान है वो बचेगी कि नहीं, क्योंकि वो चाय की दुकान केवल चाय की दुकान नहीं होती है। और जो खेल खेला जा रहा है, पक्का महल में खेल खेलो, कितना खेलोगे चुन्नू मुन्नू, एक बस्ती का उजड़ना भी तो आखिर खेल ही है। हरियाली, हवा व रोशनी के नाम पर यही तो हो रहा है। सत्ता खेल खेल रही है सरी, और सत्ता के खेल में हम बिना जाने समझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जुड़ते चले जा रहे हैं और उसे शेयर करते जा रहे हैं। और जो कवि जागृत होता है, चाहे मदन जी हों, जितेंद्र जी हों, अथवा श्री प्रकाश शुक्ल हों, या बात के परवर्ती कवि हों, जो भी जागृत कवि होगा वह तो उस खेल को उघाड़ेगा, उसके पीछे छिपे दुष्चक्रों को उघाड़ेगा, तभी उसकी कविता जो है हमारे सामने महत्वपूर्ण होकर सामने आएगी। पक्का महाल में बहुत वो सीरीज की कविताएं मुझे बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रभावित करती हैं कि वहां जिसे जितेंद्र और मदन जी बुलडोजर कहते हैं, श्री प्रकाश जी उसे जेसीबी कहते हैं। ये जेसीबी क्या है? जेसीबी जो है वह विकास के नारों का प्रतिनिधि है और सब कुछ तहस नहस करके नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला एक दैत्याकार भूमंडलीकरण का प्रतिनिधि है। एक दैत्य है जो पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस कर दे रहा है। जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों कवि मानवीय भावों के कवि हैं, मानवीय संबंधों के कवि हैं। श्री प्रकाश जी के यहां भी हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उनके यहां
मानवीय भावों का सर्वाधिक महत्व है। और जैसे एक कविता याद आती है मुझे, यातना एक जिद है, और उस कविता में कवि ने कहा कि यातना एक जिद है, जो यातना में होता है बहुत जिद्दी होता है। जैसे कि हमारे पुरखे, जिसकी जिद ही उस असंख्य उन असंख्य घावों के लिए मरहम थी, जो तब मिले थे जब वे काला पानी की काल कोठरी में अपनी माटी को पुकार रहे थे। कविताएं बहुत ही संक्षेप में जो बातें खुलकर सामने रख देती हैं, अपने समय को उकेरने के साथ साथ जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत होती है, मानवीय भावों को दर्ज करती है बहुत ही कम शब्दों में। जैसे बुरे दिनों के ख्वाब, बुरे दिनों के ख्वाब की 2 पंक्तियां केवल सुने। यूं तो वह दूबों के हरे होने का समय है, लेकिन इससे पेड़ों के दरकने की आवाज आ रही है। ये कवि का सामर्थ्य है, यानी अपना समय, उसकी प्रतिकूलताएं और उसकी कवि दृष्टि, दूबों के हरे होने के समय। और इसी प्रकार से जब हम कवियों की, इन तीनों कवियों की स्त्री दृष्टि पर विचार करते हैं, तो वह स्त्री दृष्टि की, जैसे मैंने कहा, हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे वह आम आदमी की बात हो, घर का मकान में तब्दील हो जाने की बात हो, लोक चेतना की बात हो, या फिर जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों की तमाम चीजें हैं। और श्री प्रकाश जी के संदर्भ में राजनीतिक चेतना की बात, ऐसे तो बोली बात, ऐसे तो ओरहन और अन्य कविताएं में राजनीतिक चेतना है ही, लेकिन एक कविता जरूर आप पढ़िएगा, देश के प्रधानमंत्री के नाम देश के एक नागरिक का खत। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें जो लगभग 3-4 साल तक पकती रही और बनने की प्रक्रिया में रही, और अंत में वह कविता बनी। लिखा किसी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए शायद गया था, लेकिन अगले प्रधानमंत्री के लिए भी वो कविता बिल्कुल प्रासंगिक हो जाती है। यानी किस तरह से वो कविता हमारे सामने आती है, यह देखने लायक है, जिसमें कि उनकी राजनीतिक चेतना की दृष्टि से ये कवि बहुत ही समर्थ कवि हैं। कुछ पंक्तियां उसी कविता की। आंधी में टूटकर गिरा हुआ मकान, तूफान में सूख कर रेत हुई नदी, थक कर गिरा हुआ आदमी अपनी अपनी संभावनाओं में समर्पित सफलता से ज्यादा भरोसे का होता है, ज्यादा मूल्यवान होती है तनी हुई विफलता। फिर याद आते हैं नागार्जुन, जो कहते हैं, जो हो न सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। तो श्री प्रकाश की कविताओं में, जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं में, मदन कश्यप जी की कविताओं में भूमंडलीकरण का सच है, भूमंडलीकरण की काट का प्रयास है। और उससे ये अगर हम अतिशयोक्ति में कहें तो जो यथार्थ है वह बता दें
की आंखें खोलने वाली कविताएं हैं। उनकी कविताएं, इनकी कविताएं, इन तीनों कवियों की कविताएं भूमंडलीकरण के सच को उघाड़ने वाली कविताएं हैं। और यह जो 90 का दशक है और 90 के दशक में ये जो संग्रह आए हैं, इस 90 के दशक के इन कवियों को और इनके साथ और कुछ कवियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है, क्योंकि यह एक हमारे समय की विडंबना है कि 80 के दशक तक की कविताओं पर तो विचार हुआ है, लेकिन उसके बाद की कविताओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से या कवियों की जो सामर्थ्य है या सीमा भी होंगी, सामर्थ्य और सीमाओं को अंकित करते हुए, रेखांकित करते हुए यह काम किया जाना चाहिए, करना चाहिए। और मैं इन कवियों की कविताओं को पढ़कर बहुत अधिक समृद्ध हुआ हूं। और एक बात जो इनके कवि कर्म के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, अक्सर जो हमारे वरिष्ठ कवि होते हैं वे युवा पीढ़ी या युवतम पीढ़ी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इन कवियों ने न केवल अपनी कविताओं के माध्यम से, अरे मीटिंग में हूं, बाद में मीटिंग में हूं, 5-10 मिनट बाद बात करो, मीटिंग में हूं। मेरा वाला तो अच्छा ठीक है। तो सॉरी, मैं दुखी हूं, शर्मिंदा हूं, क्यों एक इमरजेंसी फोन मुझे लेना पड़ा। जाहिर सी बात है कि हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इन कवियों ने अपनी चिंता और अपने सरोकार तो साझा किया ही है, लेकिन इन्होंने अपने कवि कर्म में जो युवा पीढ़ी के कवि हैं, जो युवतर पीढ़ी के कवि हैं, युवतम पीढ़ी के कवि हैं, अभी तो 4-5 पीढ़ियां चल रही हैं। अगर हम कुमार मंगलम तक आ जाएं या गोलेंद्र पटेल तक आ जाएं, तो इन पीढ़ियों को भी तैयार करने में, इनको पढ़ने में और जहां हो सके अपनी राय देने में जो भूमिका अदा कर रहे हैं, सचमुच इससे हिंदी कविता का जो क्षेत्र है वह और अधिक व्यापक होगा और साहित्य के प्रति जो इनका यह कर्म है इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अब मैं कुछ आपके सुझाव लेना चाहूँगा, आपके वक्तव्य तो नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। कोई बात हो तो आप भी साझा करें और हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। राजेश जोशी की कविताओं को भी इसी रूप में देखी जानी चाहिए। वे भी आज के समय के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। बिल्कुल, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि जब हम समकालीन कविता पर बात करेंगे या आज की कविता पर बात करेंगे तो राजेश जोशी, अरुण कमल या जो अन्य कवि, महत्वपूर्ण कवि हैं, अनामिका हैं, कात्यायनी हैं, या बाद के कवि हैं नीलेश रघुवंशी हों,
बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं आज का जो वक्तव्य है केवल इन 3-4 कवियों की जो विशेषताएं हैं या फिर जो कविताओं का महत्व है, बस ये दिखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा, मैंने नाम ही लिया शुरुआत में कि अ, और उन कवियों को यदि हम ध्यान में रखें तो 4 पीढ़ियां तो पक्की बन जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्तव्य में वो सारी चीजें उभर कर नहीं आ सकती हैं, और मैं सहमत हूं इससे कि उन्हें लिया जाना चाहिए। और कोई बात हो तो समाज की समस्या को सभी के स्वाद, तेज प्रताप टंडन कह रहे हैं। हाँ, समाज की समस्या को सभी के स्वाद के मानिंद प्रस्तुत करते हैं ये कवि। बिल्कुल आपने सही फरमाया है टंडन जी। और अनिल करमले भी जुड़े हुए हैं, और इधर बीच में उनकी कोरोना संबंधित एक कविता भी हमें प्राप्त हुई है। बता दूं, अभी इन 4 कवियों में से 3 कवियों की रचनाएं, कोरोना कालीन रचनाएं अभी मैं पढ़ रहा हूं, और कोरोजीवी कविता की सैद्धांतिकी देने का श्रेय श्री प्रकाश शुक्ल को जा रहा है। उन्होंने अभी उनकी सैद्धांतिकी तैयार की है, और पिछले कई महीनों से, लगभग 6-7 महीनों से उनका पूरा समय जो है, अधिकांश समय कहना चाहिए, कोरोजीवी कविता में लगी, वो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे दायित्व दिया है मित्र अमिताभ राय ने, लगभग 35 से कवियों की कविताएं मेरे पास हैं अभी, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं एक संकलन तैयार करने के लिए, कोरोजीवी कविता का, कोरोना कालीन कविता का। और उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने जितनों से कविताएं मांगी थी उससे दुगनी संख्या में न मांगी गई कविताएं आई हैं, और उनमें भी जो महत्वपूर्ण होंगी, जो जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं, बिना नाम के पीछे दौड़े उन्हें शामिल किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल और इस वो दूसरा प्रसंग है, उस प्रसंग में किया जाए, नए समाज के जीवन का वृत्तांत प्रस्तुत करती कविताएं हैं। हाँ, बदलते हुए समाज को अगर शिनाख्त नहीं कर सकता है कवि, उसकी नब्ज को अगर पकड़ नहीं सकता है, तो फिर वो कवि क्या है? जाहिर सी बात है कि मैंने जिन कवियों की बात की, ये सभी कवि जो है बदलते हुए समय को, बदलते हुए वक्त को शिनाख्त करने में समर्थ कवि हैं, और उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही सार्थकता से ये प्रस्तुत कर रहे हैं 90 के दशक के ये महत्वपूर्ण सभी कवि। मैं और कुछ देख नहीं पा रहा हूं, अगर कुछ हो तो, कोई बात हो तो आप कर सकते हैं। प्रदीप भाई, हमको लगता है कि सामाजिक प्रज्ञा रोहिणी जुड़ी हुई हैं, जो इस समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है, धर्मपुल्लाच, और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के संदर्भ में कवियों की कविताओं का मूल्यांकन किया गया है। आभार आपका प्रज्ञा जी, आप लोग सभी जुड़े और आप लोगों ने मुझे सुना, समकालीन कविता के बारे में, खास तौर पर भूमंडलीकरण के संदर्भ में एक 90 के दशक के कवियों को रेखांकित करने का,
मेरे विचारों से अवगत होने का, आप लोगों ने जो स्थान दिया, जो सुना, इसके लिए मैं तमाम विद्वान श्रोताओं, कविता के प्रेमियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। किन्हीं मित्र ने लिखा है, एक नाउम्मीदी भी है, लेकिन इन कवियों में वही जैसे केदार जी की वाली बात है कि मोमबत्ती की रोशनी में सारी रात लिखता रहा कविता, तो वही हर नाउम्मीदी में इन कवियों ने उम्मीदें जताई हैं, और जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि हर खिड़की में, हर दीवार में एक खिड़की हो सकती है और उस खिड़की से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। यानी संभावनाओं की तलाश करते हैं ये कवि, इसलिए ये कवि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं समय की नाउम्मीदी को, जाहिर सी बात है कि मैं इनकी दृष्टि से जो उम्मीद है, जो किरण है, उसी रूप में देखना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।